आज की क्लास में एलर्जी एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मैं आपको। काफ़ी कॉमन टर्म है, जैसे आपने नोटिस करा होगा कि अगर आपने दिवाली के टाइम में या किसी टाइम में अगर सफाई स्टार्ट करी तो होता ये है कि डस्ट वगैरह से काफ़ी लोगों को एलर्जी होती है। मतलब बॉडी में कुछ ऐसे रिएक्शंस अचानक से होने स्टार्ट होते हैं जो नॉर्मल नहीं होता। जब ऐसा कुछ होता है तभी आप स्नीजिंग स्टार्ट करते हैं या फिर आंखों से पानी आना स्टार्ट हो जाता है। तो होता ये है कि आपकी बॉडी में उसके अगेंस्ट सारे रिएक्शंस होने लगते हैं एलर्जी के अगेंस्ट में। ठीक है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि एलर्जी आखिर है क्या। ठीक है, तो ये क्या है, एलर्जी जो है ये आपके इम्यून सिस्टम का रिस्पॉन्स है एक्चुअली में। ठीक है, द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स, द स्पेसिफिक रिस्पॉन्स of the immune system of the immune of the immune system of the immune system to certain antigens। सर्टेन, अब आपको एंटीजन समझ आ रहा होगा। सर्टेन एंटीजेंस कुछ भी हो सकते हैं, बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है। टू सर्टेन एंटीजेंस present in the environment is called एलर्जी। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? एलर्जी बोलते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि एलर्जी जो कॉज करता है, हाँ एक चीज और है, अगर यहाँ कोई ह्यूमन बीइंग है तो जरूरी नहीं है कि सबको किसी एक स्पेसिफिक चीज से ही एलर्जी हो। जैसे आप गए होंगे किसी डॉक्टर के पास, तो वो मेडिसिन लिखने के पहले आपसे क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको ऐसा नहीं ऐसा तो नहीं कि किसी प्रॉपर केमिकल से या किसी ड्रग से आपको कोई एलर्जी हो। वहां पे वो पूछते हैं मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करने के पहले। ठीक है, तो अगर एलर्जन ए है, इससे इसको एलर्जी है, तो यहाँ अगर कोई दूसरा पर्सन हो तो गारंटी नहीं है इस चीज की, हो सकता है कि एंटीजन ए से इस पर्सन को एलर्जी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये सारे पर्सन्स के लिए वेरी करता है और डिफरेंट होता है। ठीक है, तो जो एलर्जी कॉज करने का काम करता है उसको हम लोग एलर्जेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एलर्जेंस बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एलर्जेंस बोलते हैं। एलर्जेंस हो गया the substances to which the substances to which such an immune response is produced is produced जहां से इम्यून रिस्पॉन्स जो है, मतलब जो इम्यून रिस्पॉन्स को क्रिएट करने का काम करता है वो एलर्जेन हो गया, जिससे एलर्जी होती है, अगर साधारण भाषा में आपको बोलूं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया था कि जो मदर्स फर्स्ट मिल्क है कोलेस्ट्रम, ठीक है, तो कोलेस्ट्रम जो है वो IgA टाइप का एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये यहाँ पे अराइज होता है कि एलर्जी के टाइम में कौन सा एंटीबॉडी बनता है। ठीक है,
तो इन द केस ऑफ एलर्जी, अगला पॉइंट लिख लीजिए, इन द केस ऑफ एलर्जी एंटीबॉडी IgE इज प्रोड्यूस्ड। ये बनता है IgE बनता है, ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा एंटीबॉडी बनता है? IgE बनता है। ठीक है, अब कुछ हम लोग कॉमन एग्जांपल्स देख लेते हैं। सम कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एलर्जेंस और हम लोग यहाँ पे अगर एलर्जेंस के एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है, तो इसके कुछ जैसे डस्ट हो गया, ठीक है, तो डस्ट में क्या होता है, हो सकता है कोई माइक्रोब हो उसमें, है ना, तो इस तरीके से हम लोग कर लेते हैं, माइट्स इन डस्ट। थोड़ा हैंग कर रहा है 1 मिनट। माइट्स इन डस्ट, पॉलन से भी हो सकता है, पॉलन जो एनिमल्स पेट्स वगैरह होते हैं घर में या बाहर भी होते हैं, उनके डेंडर से भी हो सकता है, एनिमल डेंडर ETC कुछ भी हो सकता है। कई लोगों को किसी स्पेसिफिक केमिकल से एलर्जी होती है, तो कुछ भी हो सकता है इसमें। ठीक है, अब इस केस में स्पेशली क्या होता है, एक स्टोरी मैं समझाती हूँ आपको। देखिए, ये पर्सन है, इसको यहाँ पे सपोज कीजिए कि डस्ट में जो माइट्स थे उससे इसको एलर्जी हुई। ठीक है, तो उसके बदले में इसने क्या किया, रिस्पॉन्स दिया। रिस्पॉन्स के तौर पे क्या किया इसने, सपोज कीजिए स्नीजिंग हुई, आंखों से पानी आने लगा, बहुत ज्यादा इसको क्या हुआ, मतलब फेस वेस पूरा रेड हो गया। आखिर क्या होता है ऐसा कि जिसकी वजह से ये सारा रिस्पॉन्स ये देना स्टार्ट करता है? होता ये है कि ये जो ह्यूमन बीइंग है, 2 स्पेसिफिक केमिकल्स को सिक्रीट करता है। उसमें से एक का नाम है हिस्टामिन और दूसरे का नाम है सेरोटोनिन। दूसरे का नाम है सेरोटोनिन। तो आप किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग चाहिए, क्या बोलते हैं, हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग, इस चीज को मेंशन कर देती हूँ। देखिए, एलर्जी अकर्स ड्यू टू रिलीज ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं, एलर्जी अकर्स ड्यू टू release of some specific chemicals such as, अब ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ज्यादा एग्जाम्स में ये पूछा जाता है ना। जो केमिकल्स यहाँ पे सिक्रीट हो रहे हैं, विच आर हिस्टामिन, हिस्टामिन, और हिस्टामिन्स को सिक्रीट करने का काम मैं यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देती हूँ, सिक्रीटेड बाय मास्ट सेल्स। मास्ट सेल्स जो है वो इसको सिक्रीट करने का काम करते हैं। एंड
histamine and serotonin and वो सिक्रीट होते हैं, मस्त से सिक्रीट करने का काम करता है इनको, ठीक है। अब जब ये सिक्रीट हो रहा है तो क्या करना होगा आपको उस टाइम में? आप उस टाइम में अगर केमिस्ट के पास जाते हैं तो आपको उसको बोलना पड़ेगा कि हमें एंटी हिस्टामिन ड्रग चाहिए। तो एंटी हिस्टामिन या फिर एड्रेनलिन का जो डोज होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड अगर आप ड्रग लेते हैं तो ये सारे सिम्टम्स को वो वहां से खत्म करने का काम करता है, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए। द डोज ऑफ द डोज ऑफ antihistamine drug the dose of antihistamine drug and can reduce symptoms of allergy, reduce symptoms of allergy। चलिए हो गया ये, फटाफट कीजिए इसको, स्क्रीनशॉट भी ले लेंगे। अब होता ये है कि आज के डे में लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा चेंज हुआ है और पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, बहुत सारी चीजें जैसे खाने पीने की नॉर्मल चीजों में भी मिलावट बहुत ज्यादा है। उस वजह से हुआ क्या है, जैसे अस्थमा वगैरह पहले रेयरली लोगों को होता था, आजकल डे में कॉमन हो गया है, ठीक है। तो एलर्जेंस जो है उनका नंबर भी इंक्रीज हुआ है, लोगों की इम्यूनिटी भी कम हुई है, तो ये सारी चीजें वहां पे निकल के सामने आती है। तो यहाँ पे ये आपने एक छोटा सा टॉपिक अभी कंप्लीट करा, दैट इज एलर्जीज, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ रही हूँ मैं। नेक्स्ट हम लोग एक टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी काफी अच्छा टॉपिक है। ऑटो इम्यूनिटी थोड़ा सुन के भी समझ आता है, ठीक है। अब ये मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ कि आपकी जो इम्यूनिटी है वो कैसी है, मेमोरी बेस्ड है। काफी ज्यादा जो इम्यूनिटी आपकी बॉडी को मिला है वो बहुत ज्यादा क्या है, अक्वायर्ड फॉर्म में भी है, मतलब जन्म लेने के बाद आपने बहुत सारे इम्यूनिटी को अक्वायर किया है, ठीक है। तो आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कैसी है, मेमोरी बेस्ड है, ठीक है। तो लिख लीजिए, मेमोरी बेस्ड। इनेट तो खैर मिला ही है, उसके साथ साथ acquired immunity acquired immunity evolved in higher vertebrates in higher vertebrates and higher vertebrates किस चीज पे बेस है ये, बेस्ड on the based on the ability to to differentiate ability to differentiate foreign organisms मतलब pathogens, foreign
ऑर्गेनिजम्स। जैसे जैसे इसको पहचाना जाता है वैसे वैसे आपकी बॉडी में इम्यूनिटी इनके अगेंस्ट में बनता जाता है। कोई भी पैथोजन हो सकता है इसकी जगह पे। एज फॉर एग्जाम्पल पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल्स, मतलब ये पहचानते हैं कि इनकी बॉडी का कौन सा सेल और बाहर से कौन सा आया है। टी हेल्पर सेल भी मैंने आपको काफी डिटेल में बता रखा है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि हमारी बॉडी के कुछ सेल्स जो हैं, कुछ जेनेटिक एरर की वजह से अपने ही सेल्स को, अच्छा देखिए, अगर ये ह्यूमन है तो इसका काम क्या है कि बाहर से अगर कोई माइक्रोब आ रहा है तो इसको फाइट करके यहाँ से बाहर भगाना है। ये तो इसका नॉन सेल्फ, मतलब सेल्फ और नॉन सेल्फ दोनों के बीच में डिफरेंशिएट करेगा। कई बार क्या होता है, ये ह्यूमन बीइंग की बॉडी का इम्यून सिस्टम खुद के सेल्स को ही गलती से जेनेटिक डिसऑर्डर की वजह से किल करना स्टार्ट कर देता है। उसको हम लोग ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक लिख लीजिए, दैट इज ऑटो इम्यून डिजीज। थोड़ा हैंग कर रही है। ऑटो इम्यून डिजीज समटाइम्स। और एक चीज और है, ये जो ऑटो इम्यून डिजीज है आज भी इसके ऊपर रिसर्च चल रहा है ना। जो एक जेन्युइन रीजन निकल के सामने आना चाहिए था वो मतलब पता नहीं चल पा रहा। हाँ, बोलने का तो बोल दिया जाता है कि उसमें क्या होगा, कोई मतलब जेनेटिक या कोई अननोन रीजन हो सकता है, जेनेटिक को ही ब्लेम किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे समटाइम्स ड्यू टू genetic and other unknown reasons and other unknown reasons, the body attacks the body attacks self cells। बॉडी जो है खुद के ही सेल्स के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। इस चीज को बस आपको याद रखना है ना। तो जिसकी वजह से क्या होता है, अब डैमेज तो होगा, ऑब्वियस है कि जब ऐसा होगा तो डैमेज तो होगा ही होगा, ठीक है। दिस लीड्स टू डैमेज, दिस लीड्स टू this leads to damage to the body, damage to the and is called as autoimmune disease। क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ऑटो इम्यून ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है। ये एक छोटा सा टॉपिक था और इसका एग्जाम्पल जो है वो आपने सुना है, जैसे रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस जो इसका क्या है, एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल लिख लीजिए इसका। और एग्जाम्पल
rheumatoid arthritis. rheumatoid arthritis, ठीक है, ये एग्जांपल है इसका। चलिए थोड़ा सा लिम्फोइड सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, ये सब कुछ जो है उसको भी समझना है। तो आगे हम लोग बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको भी दूसरे तरीके से समझना स्टार्ट करते हैं। ये था ऑटो इम्यूनिटी। आगे नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है इम्यून सिस्टम इन द बॉडी। क्या क्या मिलके हमारा इम्यून सिस्टम बनाता है। इम्यून सिस्टम इन द बॉडी, जब हम अपने इम्यून सिस्टम की बात करते हैं इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे मैं समझाऊंगी आपको। जैसे एज फॉर एग्जांपल lymphoid organs, lymphoid organs कुछ टिश्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। टिश्यूज कुछ सेल्स भी प्रोवाइड करते हैं, जैसे मोनोसाइट्स वगैरह मैंने आपको सिखाया था, है ना। टी सेल्स वगैरह सेल्स भी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। एंड लास्ट एंटीबॉडी जो है soluble molecules like antibody, ठीक है। ये हो गया। ये सब क्या है, कुल मिला के सब हमारे इम्यून सिस्टम, बॉडी के इम्यून सिस्टम को बनाने का, कंप्लीट करने का काम करते हैं। ये सारी चीजें इंक्लूडेड है उसमें। हम किसी एक को नहीं बोल सकते, सब मिल के आपस में मिलजुल के क्या करते हैं, काम करते हैं, ठीक है। इसको तो मैं सेट कर दूं, साइड में हो गया। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं। इम्यून सिस्टम, बार बार मैं एक ही चीज रिपीट कर रही हूँ कि ये सब क्या है, मेमोरी बेस्ड है। पहले चीजों को रिकॉग्नाइज करेगा, उसको पहचानेगा, फिर उससे फाइट करने का काम करता है। तो इस कैटेगरी में सबसे फर्स्ट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, लिम्फोइड ऑर्गन्स देख रहे हैं। तो पहला हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं लिम्फोइड ऑर्गन्स। लिम्फोइड ऑर्गन्स ये हैं यहाँ पे लिम्फोइड ऑर्गन्स है। क्या है ये, लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो प्राइमरी यहाँ पे दो ही लिम्फोइड ऑर्गन है, ठीक है। ऐसे कर देती हूँ इसको, 1 एंड 2। एक हो गया आपका बोन मैरो, बोन मैरो काफी ज्यादा सुना होगा आपने, बोन मैरो, बोन मैरो काफी मूवीज में भी सुना होगा आपने। एंड इसको दूसरे को थाइमस या थीमस भी कई लोग पढ़ते हैं इसको। दूसरा क्या है यहाँ पे, थाइमस। अब ये जो है यहाँ पे दोनों बोन मैरो और थाइमस, these bone marrow and thymus are primary lymphoid organs. Primary lymphoid
ऑर्गन्स, ये क्या है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स है, ठीक है। अब होता क्या है, क्वेश्चन यहाँ पे ये अराइज होता है कि इनका काम क्या है। बोन मैरो, जैसे आपने देखा होगा अगर किसी का कुछ भी एरर आया उसमें तो ट्रांसप्लांटेशन करने की रिक्वायरमेंट आती है। उसमें बोन मैरो में अक्सर आपने सुना होगा ट्रांसप्लांट करना पड़ता है। रीजन ये है कि यहाँ पे लिम्फोसाइट्स जो है उनका मैचुरेशन और प्रोलिफरेशन होता है। लिम्फोसाइट्स जो है उनका, आगे हम लोग लिख लेते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ, ऐसे कर देती हूँ, डिफरेंशिएशन ऑफ differentiation of immature lymphocytes, immature lymphocytes, एक मिनट हैंग कर रही है, differentiation of immature lymphocytes, lymphocytes into antigen sensitive, into antigen sensitive lymphocytes occur in ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स। यहाँ कोई आपसे पूछे आज की बात कि बोन मैरो और थाइमस में क्या होता है, तो आपको ये बोलना है कि जो लिम्फोसाइट्स बनते हैं पहले इमेच्योर होते हैं, उनके पास इतनी क्षमता नहीं होती, उनके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं होती कि एंटीजन को वो पहचान सके या एंटीजन के अगेंस्ट में इतने ज्यादा सेंसिटिव हो। एंटीजन के अगेंस्ट में सेंसिटिव होने का मतलब वो लिम्फोसाइट मैच्योर हो गया। तो इसका जो ये डिफरेंशिएशन है इमेच्योर से मैच्योर बनने की जो जर्नी है वो कहाँ होती है, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पे, इन प्राइमरी लिम्फोइड, प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कहाँ होता है, ये प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन्स में होता है, ठीक है। आगे देखिए, जब ये सब मैच्योर हो जाते हैं, जब लिम्फोसाइट्स मैच्योर होंगे, ठीक है, मैच्योर होने के बाद ये जाएंगे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की तरफ। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। बच्चों को ये कंफ्यूजन होती है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन का क्या काम है, प्राइमरी का क्या काम है। प्राइमरी में इनका मैच्योरेशन हुआ, मैच्योर होने के बाद लिम्फोसाइट्स जो है वो कहाँ माइग्रेट करेंगे, सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स की तरफ, ठीक है। तो लिख लीजिए, आफ्टर after maturation the lymphocytes the, the lymphocytes migrate to secondary lymphoid organs। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स जो हैं, ये सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स कौन कौन से हैं, ठीक है। देखिए, ये पेज
स्क्रीनशॉट लेंगे इसका, नोट भी कर लिया होगा आपने। आगे बढ़ती हूँ मैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स देख लेते हैं हम लोग। सेकेंडरी lymphoid organs are सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन्स क्या क्या हैं? सबका नाम आपने सुन रखा है ऑलरेडी, जैसे स्प्लिन, इसको ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी बोला जाता है। क्या बोलते हैं इसको? सारे आरबीसी जो है वो डेड होने के बाद यही पहुंचते हैं, जिसकी वजह से इस स्प्लिन को हम लोग ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी कहते हैं। ठीक है। देन lymph nodes, lymph nodes, देन टॉन्सिल। जैसे आपने देखा होगा, अगर कुछ ठंडा खा लिया या फिर किसी चीज से इन्फेक्शन हुआ तो सबसे पहले टॉन्सिल बढ़ता है, मतलब गले में पेन होना स्टार्ट होता है। टॉन्सिल। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि पेयर्स पैचेस कहाँ प्रेजेंट होते हैं? पेयर्स पैचेस स्मॉल इंटेस्टाइन में है। पेयर्स पैचेस, पेयर्स पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है। और अपेंडिक्स भी एग्जाम्पल है इसका, जो आज के डे में वेस्टिजियल ऑर्गन है। ये सब क्या है? सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन, मतलब सारे लिम्फोसाइट्स जो है मैचुरेशन के बाद यही पहुंचते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे वो बोन मैरो है। मेन लिम्फोइड ऑर्गन अगर आपसे कोई पूछे तो कौन है यहाँ पे? हो जाएगा बोन मैरो। ठीक है। द बोन मैरो, द बोन मैरो is the main lymphoid organ, is the main lymphoid organ where all blood cells, including lymphocytes are produced। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है ना? lymphocytes are produced। ये lymphocytes जो है यहाँ पे बनते हैं। चलिए अब हम लोग यहाँ पे इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, क्योंकि थाई को नेक्स्ट पेज ही लेते हैं हम लोग उसके लिए। थाइमस की रिगार्डिंग एक्सप्लेनेशन प्लस डायग्राम। देखिए यहाँ पे ये
थाइमस की पोजिशनिंग है, ये जो आपको नजर आ रहा है ना यहाँ पे काफी डायग्राम्स में, किसी एक को जूम करती हूँ, यहाँ पे आपको थाइमस की पोजिशनिंग शो करी जा रही है। थाइमस की खासियत क्या है, इसके केस में उल्टी स्टोरी चलती है। उल्टी स्टोरी का क्या मतलब है, ये बर्थ के टाइम में इसका साइज बड़ा होता है और जैसे जैसे कोई बढ़ता जाता है, एडल्ट स्टेज में चलता चला जाएगा, वैसे वैसे क्या होता है, इसका साइज जो है वो कमता जाता है। तो थाइमस जो है, इसके रिड्यूस्ड साइज को देखते हुए भी किसी का एज जो है वो पता लगाया जा सकता है। ठीक है, थाइमस है इसके बारे में, क्योंकि हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पोजिशनिंग है इसकी, इस तरीके से थोरेसिक कैविटी में ऐसे प्रेजेंट होता है। चलिए आगे लिखते हैं हम लोग थाइमस। चलिए देखिए, THYMUS, थाइमस हम लोग देख रहे हैं, ये पोजिशनिंग है इसकी, नजर आ रहा है आपको साफ साफ। ठीक है, कहाँ है ये हार्ट, दोनों हार्ट जो है, मतलब दोनों जो लंग्स है यहाँ पे प्लस ये हार्ट जो है, इन सब के बीच में यहाँ पे ये स्ट्रक्चर जो है ये प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये कैसा है, लोब्ड ऑर्गन है। जब हम और डिटेल करके इसको देखते हैं तो इसको लोब्स भी वहां पे दिखते हैं, लोब्स भी इसके नजर आते हैं। ठीक है, थोड़ा हैंग कर रहा है, ये सही होता है तो मैं लिख देती हूँ। चलिए आगे। द थाइमस इज अ द थाइमस is the thymus is a lobed structure, the lobed organ located near the heart and beneath the breastbone यहाँ पे ये प्रेजेंट है। अब जो बात मैंने आपको बताई, ये बर्थ के टाइम में काफी बड़ा होता है। द थाइमस is quite large. The thymus is quite large at the time of birth. Time of birth. लेकिन बाद में इसका साइज क्या होगा, रिड्यूस हो जाता है, बट keeps reducing, but keeps reducing in size with age and by the time of puberty, by the time of puberty is attained, is attained, it reduces, it
reduces to a very small size, very small size। बाद में इसका साइज क्या होता है, बहुत छोटा हो जाता है, बहुत डिमिनिश हो जाता है। और मैंने आपको टी लिम्फोसाइट का कितना अच्छा रोल बताया है, जो कि वहां पे रिकॉग्निशन का काम कर रहा था सेल्फ और नॉन सेल्फ के बीच में, है ना। तो ये इसलिए भी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है थाइमस जो है, क्योंकि बोन मैरो और थाइमस दोनों जो है वो मैचुरेशन, टी लिम्फोसाइट के मैचुरेशन के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, लास्ट पॉइंट एक लिख लीजिए इसके रिगार्डिंग। बोथ बोन मैरो, both bone marrow and thymus provide microenvironments micro environments microenvironments for the development for the development of डेवलपमेंट भी करेगा, मैचुरेशन भी करेगा। डेवलपमेंट एंड मैचुरेशन ऑफ and maturation of T lymphocytes. T lymphocytes। तो ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट था जिसके बारे में पढ़ा आपने। ठीक है, इसके आगे की जो नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है इस इम्यून सिस्टम के रिगार्डिंग, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कराती हूँ। ठीक है।